नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश जीके की क्लास नंबर 16 में आपका स्वागत है। आज क्लास नंबर 16 है। इससे पहले क्लास नंबर 15 में हमने खनिज संसाधन के बारे में पढ़ा था और आपको बता दें, मैंने उसमें कहा था कि क्लास नंबर 16 और 17 में हम एमसीक्यूज करेंगे। तो कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से आपका एमसीक्यूज नहीं हो पाया है, तो अब हम थ्योरी वाला पार्ट पूरा कर लेते हैं। इसमें हम 3 लेक्चर लेंगे। क्लास नंबर जो उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं, आज की क्लास का जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियाँ एवं झीलें, इसके 3 लेक्चर को लूँगे और 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगी। और 3 लेक्चर के बाद बचे हुए 2 लेक्चर में हम 19 और 20 लेक्चर में हम एमसीक्यूज पार्ट कर लेंगे, जिसमें टॉप 200 क्वेश्चन रहेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे या तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 3 लेक्चर के बाद में हम इसको कवर करेंगे, एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए। बाकी कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से आपकी क्लासेस अभी नहीं हो पा रही हैं, अब क्लासेस आपकी प्रॉपर चलने वाली हैं। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की नदियां, तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा नदियां कहते किसे हैं। मान लीजिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। अगर भारत कृषि प्रधान देश है तो नदियां उसकी क्या हैं? जीवन रेखाएं हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है तो नदियां क्या हैं? उसकी जीवन रेखाएं हैं। तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है और इसकी जीवन रेखा क्या है? नदियां हैं। तो आप लिखिएगा, एक कृषि प्रधान राज्य के लिए, एक कृषि प्रधान राज्य के लिए, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको भी लिख लीजिएगा। एक कृषि प्रधान राज्य के लिए, प्रधान राज्य के लिए, राज्य के लिए, कृषि प्रधान राज्य के लिए नदियां, नदियां उसकी जीवन रेखाएं होती हैं। नदियां उसकी कैसी रेखाएं होती हैं? जीवन रेखाएं होती हैं। जीवन रेखाएं, जीवन रेखाएं कहलाती हैं। क्योंकि नदियों से सिंचाई होती है। सिंचाई देखने आपने सुना होगा, वैसे हालांकि सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से होती है और नहरों और नदियों के माध्यम से कम सिंचाई होती है, लेकिन एक फिर भी जीवन रेखाएं कहलाती हैं नदियां। क्योंकि सिंचाई नहीं होती तो इस प्रकार से, लेकिन वो मिट्टी को कैसा करते हैं? उपजाऊ बनाने में नदियां सहायक होती हैं। आपने सुना होगा कि गंगा यमुना का दोआब का जो मैदान है, तो इससे जो हमारा उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, तो इस वजह से लोग यहाँ पर बसना भी प्रारंभ हुए थे। अब नदियां, आपको पता होगा कि जो नदियों का अपवाह तंत्र है, नदियां जो बहती हैं उनका जो अपवाह तंत्र है, ये मान लीजिए नदियां बह रही हैं, ये इनका जो अपवाह तंत्र है, बहना ही क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। ये किस पर निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करेगा? नदियों का अपवाह तंत्र किस पर निर्भर करता है? वहाँ की भू संरचना पर निर्भर करता है। भू संरचना मतलब कैसे कि इसकी भू संरचना कैसी है? मान लीजिए कहीं पर मैदानी भाग है या फिर कहीं पर टीले से पड़े हुए हैं, जैसे इस तरीके से टीले पड़े हुए हैं, क्या पर्वत है, कुछ भू संरचनाओं पर ही निर्भर करता है। उठा हुआ भाग है, ऐसे इस तरीके से भू संरचनाओं पर निर्भर करता है जो नदियां बह रही हैं। नदियों का अपवाह तंत्र किस पर निर्भर करता है? नदियों का अपवाह तंत्र, नदियों उसकी भू संरचना, इसको लिख लेते हैं। नदियों का अपवाह तंत्र, नदियों का अपवाह तंत्र, नोट करिएगा अच्छे से। नदियों का अपवाह तंत्र किस पर निर्भर करता है? तो नदियों का अपवाह तंत्र बताएंगे। नदियों का अपवाह तंत्र निर्भर करता है, अपवाह तंत्र वहाँ की भू संरचना पर निर्भर करता है। भू संरचना पर निर्भर करता है। भू संरचना के बाद किस पर निर्भर करता है? धरातलीय ढाल पर निर्भर करता है कि वहाँ की ढाल कैसी है, पानी कितनी तेज बहेगा। यही चीज़ होती है, ढाल के हिसाब से ही पता चलता है कि पानी कितनी तेज बह रहा है। धरातलीय ढाल पर निर्भर करता है। चट्टानों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वहाँ की चट्टानें कैसी हैं, ज़्यादा ऊंची हुई हैं या निकली हुई हैं, किस प्रकार से हैं। तो चट्टानों की प्रकृति पर भी अपवाह तंत्र निर्भर करता है। और जल की उपलब्धता पर कि नदियों में जल कितना है, तो उसी प्रकार से नदियों का जल अपवाह होगा, तो जल की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। तो नदियों का अपवाह तंत्र, भू संरचना, धरातलीय ढाल, चट्टानों की प्रकृति, जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस चीज़ को नोट करिए। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक लाइन है तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद में
अगर हम बात करें नदियों के बारे में, यहाँ पर बात किसके बारे में करने वाले हैं, नदियों के उद्गम स्रोत के आधार पर एक पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पर एक पॉइंट, अच्छा सा पॉइंट नोट करेंगे कि उद्गम के आधार पर, किसके आधार पर भाई, उद्गम के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को, आधार पर किसकी नदियों को, उत्तर प्रदेश की नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उद्गम के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये चीज बताइएगा, उत्तर प्रदेश की नदियों पर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो ये चीज आप बताइएगा, कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग लिखिए, पहला भाग कौन सा हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी से आने वाली नदियाँ या बहने वाली नदियाँ, हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ, तो हिमालय पर्वत श्रेणी से नदियाँ कौन सी निकलती हैं, जैसे गंगा, और गंगा की जितनी सहायक नदियाँ वो सभी कहाँ से, हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। तो हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियों में क्या बताइएगा सर कि यहाँ से गंगा निकलती हैं, गंगा की सभी सहायक नदियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी से ही निकलती हैं। तो यहाँ पर नदियों के बारे में अगर नोट कराया जाए तो नोट कर लीजिएगा, बड़ी प्यारे ढंग से नोट करिएगा, लिखिएगा गंगा निकलती है, और सर कौन सी निकलती है, गंगा के बाद यहाँ से यमुना निकलती है, और यमुना हो गई, रामगंगा, इसके बाद में काली नदी भी यहीं से निकलती है। अब काली नदी को ही हम किस नाम से जानते हैं, शारदा नदी के नाम से जानते हैं। काली नदी को किस नाम से जानते हैं, शारदा नदी के नाम से जानते हैं। और राप्ती नदी भी कहाँ से, यहीं से निकलती है। और राप्ती के बाद में सरयू नदी भी कहाँ से निकलती है, यहीं से निकलती है, सरयू नदी भी यहीं से निकलती है। सरयू को अन्य किस नाम से जानते हैं, घाघरा नदी के नाम से जानते हैं, तो ये चीज़ नोट करिएगा। और इसके बाद में हिंडन नदी भी यहाँ से निकलती है। सर आपको 2 पॉइंट नोट करने होंगे, कौन से 2 पॉइंट नोट करने होंगे, चलिए बताते हैं, यहीं पर देखते हैं। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो हो जाएगा राप्ती नदी, एक कौन सा हो जाएगा, राप्ती नदी, दूसरा कौन सा हो जाएगा, सरयू नदी। ये 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं। क्या पॉइंट इसमें नोट करने हैं, हालांकि जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तब अच्छे से जानेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, लेकिन फिलहाल में आपको यहाँ पर नोट करना होगा कि जो राप्ती नदी है, इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राप्ती नदी के किनारे यहीं पर नोट कर लेते हैं, एक नोट लगा दीजिए, नोट में करेंगे नोट, गोरखपुर। और गोरखपुर पूछा जाए किसका संसदीय क्षेत्र है, तो माननीय मुख्यमंत्री का। गोरखपुर यहाँ पर ब्रैकेट में नोट कर लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमाकर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है कौन सा, तो गोरखपुर है माननीय मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र। यानी इन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था, यहाँ के ये विधायक हैं, कह सकते हैं ये चीज़। इसके बाद में संसदीय क्षेत्र है गोरखपुर का, और इसके बाद में गोरखपुर का जो इनका संसदीय क्षेत्र है, और गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है, गोरखपुर लिखिएगा सर, राप्ती नदी के तट पर है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, राप्ती नदी के तट पर है। अब इसके बाद में दूसरा क्या नोट है, दूसरा नोट है आपको लिखना होगा किसके बारे में, सरयू नदी के बारे में। एक तो हो गया गोरखपुर, इसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा, सरयू नदी के बारे में। तो सरयू नदी पे देखिएगा, सरयू, तो इसको किस नाम से जानते हैं, इसको घाघरा नाम से भी जानते हैं, घाघरा नदी के नाम से भी जानते हैं। और सरयू नदी किनारे तो अयोध्या बसा हुआ है। क्या, कौन सा शहर बसा हुआ है, अयोध्या बसा हुआ है।
यहाँ से आपको और क्या चीज़ याद करनी होगी सर? अयोध्या, अयोध्या का पूर्व नाम क्या है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का? तो पहले इसका नाम फैजाबाद हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? अयोध्या कर दिया गया। भगवान राम की जन्मस्थली है अयोध्या। वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ गंगा हो गई, और कौन सी? यमुना, रामगंगा, काली नदी और राप्ती नदी, सरयू नदी, हिंडन नदी। हिंडन नदी आपको पता होगा मेरठ साइड में बहती है। तो अब इसके बाद में आपको यहाँ पर क्या चीज़ याद रखनी होगी कि हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ हैं, जो भी हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ हैं, ये हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियों पर, इन नदियों में जो हिमालय पर्वत श्रेणी से नदियां निकल रही हैं, तो इन नदियों में वर्ष भर जल भरा रहता है। कब तक? पूरे वर्ष भर जल भरा रहता है। ये चीज आपको याद रखनी होगी, जल भरा रहता है। इसके बाद में अब क्या चीज याद रखनी होगी? दूसरा पॉइंट जो हमारा आएगा वह कौन सा आएगा? इसको नोट करेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट जो होगा वह होगा गंगा के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ। कहाँ की नदियाँ होंगी? गंगा के मैदानी भागों से, गंगा के मैदानी भागों से। अभी तक जो हमने पढ़ी है वो कहाँ से पढ़ी है? हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं? गंगा के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ। तो गंगा के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी होती हैं? गोमती हो गई, वरुणा हो गई, और कौन सी होगी? पांडो हो गई, और इसके बाद में ईसन नदी हो गई। तो ये सभी नदियां कहाँ से? गंगा के मैदानी भागों से निकलती हैं, गंगा के मैदानी भागों से निकलती हैं। अब गंगा के मैदानी भागों से जो ये नदियां निकलती हैं, इसमें से आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, इम्पोर्टेंट चीज़, कि ये जितनी भी नदियां हैं वो गंगा के मैदानी भागों से निकलती हैं। तो जो गंगा का मैदानी भाग है वो कौन सा भाग है? ये देखिएगा कि इस तरीके से हमारा जो यूपी का मैप है, एक तरीके से हम रफली मैप बना दे रहे हैं। ये एक तरीके से रफली मैप है, इसको आप देखिएगा। ये जो भाग है, ये कौन सा भाग है? गंगा का मैदानी भाग है। एक तरीके से ये जो भाग है ये गंगा का मैदानी भाग है। इस भाग से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, इनको नोट करिएगा। नदियाँ एक बार नोट कर लीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक तो हो जाएगी गोमती नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? गोमती नदी हो जाएगी। गोमती नदी के बाद में और कौन सी हो जाएगी? वरुणा नदी हो जाएगी। वरुणा के बाद में और कौन सी हो जाएगी? पांडो नदी हो जाएगी। पांडो नदी हो जाएगी, और पांडो के बाद में ईशन नदी भी हो जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ईशन नदी भी हो जाएगी। आदि नदियाँ कहाँ से बहती हैं? गंगा के मैदानी भागों से बहती हैं। इसमें आपको दो नदियों के बारे में, एक तो आपको एक पॉइंट याद रखना होगा। कौन कौन सा? एक पॉइंट फैक्ट नोट करिए, वाराणसी। वाराणसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। वह कौन से फैक्ट हैं, इसको हम देखते हैं। कौन से फैक्ट हो जाएंगे? तो वाराणसी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कौन कौन से हैं, इसको देखिएगा। यहाँ पर एक नदी नोट करिएगा, वरुणा। एक नदी कौन सी नोट करेंगे? वरुणा नोट करेंगे। और दूसरी नदी नोट करेंगे गंगा। और तीसरी नदी नोट करेंगे अस्सी। तीसरी नदी कौन सी नोट करेंगे भाई? अस्सी नोट करेंगे। ये नदियां हैं, एक अस्सी और एक वरुणा और एक गंगा। तो ये इन तीनों नदियों के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? वाराणसी शहर बसा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाए और गंगा ऑप्शन में ना आए तो आप 80, अगर वरुणा 80 या वरुणा ऑप्शन में दिया गया तो इन दोनों में से टिक जरूर लगाइएगा, क्योंकि इन दोनों नदियों के किनारे भी यह शहर स्थित है। और आपको बता दें कि आपको यहीं से वरुणा और 80 से, किससे किससे? वरुणा और 80 नदियों के नाम से ही मिलकर कौन सा नाम रखा गया है? इसका वाराणसी नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है इसका? वाराणसी नाम रखा गया है। तो इस तरीके से आप वरुणा और 80 भी नदियाँ इसी वाराणसी इन्हीं नदियों के किनारे बहता है। सॉरी,
नदियां बहती हैं और वाराणसी इन्हीं नदियों के किनारे बसा हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। और जो गंगा के मैदानी भागों से निकलने वाली नदियां होती हैं, अगर इनमें ग्रीष्म काल में बात की जाए, कब बात की जाए भाई, ग्रीष्म काल में बात की जाए, तो लिखिएगा आप लोग ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में क्या हो जाता है, जल स्तर कम हो जाता है। इन नदियों का जो जल स्तर होता है वो कैसा हो जाता है, लिखिएगा ग्रीष्म काल में इन नदियों का जल स्तर कम हो जाता है। कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन कैसी है, सूखती नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से सूखती नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से सूखती नहीं है, लेकिन जल स्तर कम हो जाता है। सूखती नहीं है और जल स्तर कम हो जाता है। चलिए अब अगली नदी, अगले के बारे में देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां। जो तीसरा पॉइंट है वो कौन सा है, दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां। तो दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियों में कौन कौन सी नाम आएंगे, तो दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां, जो ये वाला भाग रहेगा, ये वाला भाग, ये आपको जो वाइट कलर से दिख रहा होगा मैप में, ये वाला भाग रहेगा, ये दक्षिण का पठार है। तो यहाँ इस पठार से निकलने वाली नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आ जाएंगी, इसको देखते हैं। तो निकलने वाली नदियाँ, हेडिंग डाल लीजिएगा आप, दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियाँ। आपको हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर मिल रहे होंगे। अगर आपको नोट्स से संबंधित या किसी भी क्लास से संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। व्हाट्सएप नंबर है ये जो आपको लोगो में ही दिख रहा होगा, जो थंबनेल बना हुआ है, तो इसमें भी व्हाट्सएप नंबर लिखा है 7905407400। यहाँ पर कांटेक्ट करिएगा। इसके बाद में दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियों में जो नाम आएंगे वो कौन कौन आएंगे, बेतवा आ जाएगा, बेतवा नदी। और कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी हो जाएगी, चंबल नदी भी दक्षिण के पठार से निकलती है। और सोन नदी हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी, टोंस नदी हो जाएगी, सोन नदी, टोंस नदी और केन नदी। इसके बाद आदि नदियां हैं जो कहाँ से निकलती हैं, दक्षिण के पठार से निकलती हैं। सही नदी भी नोट कर लीजिए। तो ये नदियां हैं जो कहाँ से निकलती हैं, ये दक्षिण के पठार से निकलती हैं। और इसमें अगर पूछा जाए सर कि ग्रीष्म काल में इन नदियों की स्थिति क्या रहती है, तो बताइएगा ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में नदियां सूख जाती हैं। ये नदियां हैं जो वो कैसी हो जाती हैं, नदियां सूख जाती हैं, सूख जाती हैं। अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, गंगा नदी के बारे में। और गंगा नदी के बारे में चर्चा करने से पहले आपको पता होना चाहिए पंचप्रयाग। किसके बारे में पता होना चाहिए, पंचप्रयाग के बारे में पता होना चाहिए। पंचप्रयाग एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। पंचप्रयाग है क्या, तो पंचप्रयाग एक ऐसा ये पांच श्रद्धेय स्थल हैं। कैसे स्थल हैं, श्रद्धेय स्थल हैं, श्रद्धा के लिए स्थल बने गए हैं। तो ये श्रद्धेय स्थल हैं। तो ये चीज़ आप नोट करिएगा। पंचप्रयाग क्या है, तो पंचप्रयाग पांच श्रद्धेय स्थल हैं जहाँ पर पांच नदियाँ अलकनंदा नदी से आकर मिलती हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। एक लाइन है, एक लाइन में नोट कर लीजिए। पांच श्रद्धेय स्थल, पांच श्रद्धेय स्थल, पांच श्रद्धेय स्थल जहाँ पर पांच नदियाँ, जहाँ पर पांच नदियाँ अलकनंदा नदी में आकर मिलती हैं। कौन सी नदी में आकर मिलती हैं, अलकनंदा नदी में आकर मिलती हैं, नदी में आकर मिलती हैं। तो पांच नदियां हैं, पांच श्रद्धेय स्थल हैं जहां पर पांच नदियां, अलग अलग पांच नदियां कहां पर, अलकनंदा नदी में आकर मिलती हैं। अब पांच प्रयाग हैं कौन कौन से, इसको नोट करेंगे। पहले यहां पर ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िए एक बार। द पंच प्रयाग यानी पांच प्रयाग या फाइव कन्फ्लुएंस, फाइव कन्फ्लुएंस इज द होलीएस्ट ऑफ कन्फ्लुएंस आफ्टर द प्रयाग इन प्रयागराज।
ये इम्पोर्टेंट है। ये होलीएस्ट कन्फ्लुएंस है जो प्रयागराज के बाद, प्रयागराज ये प्रयाग है, पंच प्रयाग है। और ये पंच प्रयाग है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। और जो भी ये हैं, ये किसके? अलकनंदा रिवर पर ही आकर ये सभी नदियाँ मिलती हैं। तो अलकनंदा रिवर पर ये पांचों प्रयाग सिचुएटेड हैं। इसके बाद में जो ये सतोपंत ग्लेशियर है, सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। इस जगह से ये जो नदी निकल रही है, ये जो नदी आपको दिख रही होगी, ये अलकनंदा नदी है। ये कहाँ से निकल रही है? ये जो क्या है, ये सतोपंत ग्लेशियर है। यहाँ पर कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंत ग्लेशियर है, यानी सतोपंत हिमानी है, तो यहाँ से निकल रही है। अब अलकनंदा रिवर यहाँ सतोपंत ग्लेशियर से निकल कर जा रही है, से बह रही है। इसके बाद में जहाँ पर अलकनंदा रिवर है, तो उस सॉरी, अलकनंदा रिवर जहाँ पर है, वहाँ पर क्या है? बद्रीनाथ है। वहाँ पर क्या है? बद्रीनाथ है। और इसके साइड से कौन सी? धौली रिवर, धौली गंगा नदी आकर मिल रही है। तो जहाँ पर धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से मिल रही है, उस स्थान को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। इसी प्रकार से अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती चली जाती है और अलकनंदा रिवर यहाँ देव प्रयाग तक आती है। और देव प्रयाग में कौन सी नदी आकर मिलती है? भागीरथी नदी, जो कि गंगोत्री से निकलती है, गोमुख हिमानी से निकलती है, भागीरथी नदी आकर मिलती है। और यहीं के बाद से यह नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और ये साइड में आपको दिख रही होगी कि यमुना नदी, जो गंगा नदी की सहायक नदी है, और ये यमुनोत्री से निकलती है। इसके बाद में मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से होकर आती है, तो मंदाकिनी नदी जहाँ पर आकर अलकनंदा से मिलती है, उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। और जहाँ पर पिंडार नदी मिलती है, उसे हम कर्णप्रयाग कहते हैं। और जहाँ पर नंदाकिनी नदी मिलती है, उसे हम नंदप्रयाग कहते हैं, अलकनंदा से। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो जो विष्णु प्रयाग है, उसमें अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी मिलती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा रिवर और नंदाकिनी रिवर मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा रिवर और पिंडार रिवर मिलती है। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा रिवर और मंदाकिनी नदी। और देव प्रयाग में जो गंगा के नाम से, इसके बाद में अलकनंदा रिवर, जो भागीरथी नदी है, वो गंगा के नाम से जानी जाती है। गंगा के तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलकर ही गंगा का निर्माण करती हैं, वहीं से गंगा के नाम से इनको जाना जाता है। तो आपको ये 5 प्रयाग पढ़ने होंगे, जिसमें से एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको जिसमें इसमें अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो इसमें देखेंगे, अदरवाइज आप इसमें एक बार दोबारा से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले ये आपके 5 प्रयाग हैं। ये क्या है? ये आपके 5 प्रयाग हैं। ये आपके क्या प्रयाग है? 5 प्रयाग हैं। कौन कौन से प्रयाग हैं? एक विष्णु प्रयाग है, एक नंद प्रयाग है, और एक कौन सा है आपका? कर्ण प्रयाग है, और एक है रुद्र प्रयाग, एक है देव प्रयाग। ये आपके 5 प्रयाग हैं। इन पांचों प्रयागों को सबसे पहले तो आप नोट करिए, कौन कौन सा प्रयाग है। एक तो हो जाएगा आपका विष्णु प्रयाग, एक हो जाएगा आपका विष्णु प्रयाग। दूसरा जो है आपका वो कौन सा है? नंद प्रयाग है। नंद प्रयाग के बाद में आपका कौन सा आ जाएगा? कर्ण प्रयाग आ जाएगा। और कर्ण प्रयाग के बाद में आपका रुद्र प्रयाग आ जाएगा। और रुद्र प्रयाग के बाद में आपका लास्ट अंतिम देव प्रयाग आ जाएगा। तो ये आपके 5 प्रयाग हैं, तो इसको नोट करेंगे। इसके बाद में ये अलकनंदा नदी यहाँ से निकल रही है। ये कौन सी नदी निकल रही है? अलकनंदा नदी। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसका साइज। अलकनंदा नदी यहाँ से निकल के इस तरीके से आ रही है। अब अलकनंदा नदी यहाँ तक आई, देव प्रयाग तक। इसके बाद में अलकनंदा रिवर में जिस जगह पर, अलकनंदा रिवर में जिस जगह पर, जिस स्थान पर धौली गंगा नदी आकर मिल रही है, कौन सी नदी आकर मिल रही है? धौली गंगा नदी आकर मिल रही है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस प्रयाग से नाम से जानते हैं? विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में जहाँ पर नंदाकिनी नदी, कौन सी नदी आकर मिल रही है? नंदाकिनी नदी। अलकनंदा से नंदाकिनी नदी आकर मिल रही है। ये जो नंदाकिनी नदी दी गई, ये मिल रही है। तो इस नंदाकिनी नदी जहाँ पर मिल रही है, उसे हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। और अलकनंदा रिवर जहाँ से निकलती है, तो ये जो ग्लेशियर है, सतोपंत ग्लेशियर है। और यहाँ पर अलकनंदा रिवर पर ही क्या है? बद्रीनाथ धाम है। इसके बाद में
नंदाकिनी में नंदप्रयाग बनता है। और इसके बाद में ये पिंडार नदी जहाँ पर अलकनंदा रिवर से मिलती है, तो उस वहाँ पर कौन सा स्थान बनता है, पिंडार नदी, तो यहाँ पर बनता है कर्णप्रयाग बनता है। पिंडार नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर कर्णप्रयाग बनता है। अब इसके बाद में मंदाकिनी नदी जहाँ पर आकर अलकनंदा नदी से मिल रही है वहाँ पर रुद्रप्रयाग बनता है। और मंदाकिनी नदी ही का यहाँ पर जो धाम है वो कौन सा है, केदारनाथ है मंदाकिनी नदी पर। और इसके बाद में देवप्रयाग जो भागीरथी नदी है, कौन सी नदी है, भागीरथी नदी, ये आकर जहाँ पर मिलती है अलकनंदा नदी से, तो वहाँ पर कौन सा निर्माण होता है, वहाँ पर कौन सा प्रयाग बनता है, देवप्रयाग बनता है। और इसी के बाद से, इसके बाद से देवप्रयाग के बाद से ही कौन से नाम से जानी जाती है नदी, तो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी किस नाम से जानी जाती है, गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये चीज़ आप नोट करिएगा, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, किस तरीके से आपको याद हो जाए उस तरीके से नोट कराएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए ये अलकनंदा नदी है, ये यहाँ से अलकनंदा रिवर ये बह के आ रही है। अलकनंदा नदी कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी आ रही है, अलकनंदा, ये नोट करिएगा आप, अलकनंदा। अब ये जो स्थान बनाएगी, ये स्थान, एक ये स्थान बनाएगी, एक ये वाला प्रयाग, यहाँ पर प्रयाग बनेगा, इसके बाद में एक प्रयाग ये बनेगा और एक प्रयाग आपका ये बनेगा। एक और नोट कर लीजिए, यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर अलकनंदा नदी में जो जो नदियाँ मिलेंगी इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम विष्णु प्रयाग कहेंगे। कौन सा प्रयाग है, विष्णु प्रयाग। ये कौन सा हो जाएगा, नंद प्रयाग हो जाएगा, नंद प्रयाग। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, कर्ण प्रयाग हो जाएगा, कर्ण प्रयाग। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रुद्र प्रयाग हो जाएगा। याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये देव प्रयाग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, देव प्रयाग हो जाएगा। अब अलकनंदा नदी से कौन कौन सी नदी आकर मिल रही हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी से, ये जो नदी दी गई अलकनंदा नदी से, तो अलकनंदा नदी से विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी आकर मिल रही है, तो यहाँ पर नोट करिएगा, धौली गंगा नदी मिल रही है। कौन सी नदी मिल रही है, धौली गंगा नदी मिल रही है। इसके बाद में नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी, मिलता जुलता है, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिल रही है। कर्ण प्रयाग में कौन सी मिल रही है, पिंडार नदी मिल रही है, पिंडार, कर्ण प्रयाग में। इसके बाद में रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है, रुद्रप्रयाग में आपकी मंदाकिनी रिवर मिल रही है। कौन सी रिवर मिल रही है, मंदाकिनी रिवर मिल रही है। इसके बाद में देवप्रयाग में आपकी कौन सी रिवर मिल रही है, भागीरथी। और इसी के बाद से ये जो बन जाती है नदी वो किस नाम से जानी जाती है, वो गंगा के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से भागीरथी गंगा के नाम से जानी जाती है। और गंगा का ही दूसरा नाम है, जो अन्य नाम है, जैसे भागीरथी हो गया, पद्मा हो गया, सुरसरी हो गया, देव नदी, जानवी, प्राणदायिनी, मुखदायिनी, ये सभी भागीरथी यानी गंगा के ही अन्य नाम हैं। तो इनको भी आपको याद करने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी के जो पर्यायवाची है, वोकैब पर्यायवाची, उसके दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। अब आपके ये पंच प्रयाग कंप्लीट हो गए हैं, इनको आप नोट करिएगा एक बार। अब हम चर्चा करते हैं गंगा नदी के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, गंगा नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो गंगा नदी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी निकलती कहाँ से है। तो बताइए गंगा नदी किस स्थान से निकलती है। यहाँ पर एक चीज नोट करिए, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी बनाया गया है। राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी 2008 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2008 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद में अगर गंगा नदी का उद्गम पूछा जाए कि सर बताइए गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अगर उद्गम की बात कर ली जाए कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बताइए गंगोत्री के पास जो है, कौन सा है, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है।
कौन सी हिमानी है? गोमुख हिमानी है या गंगोत्री ग्लेशियर है। तो यहाँ से क्या होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है। और गोमुख हिमानी से जब इसका उद्गम होता है तब इसका नाम क्या है? भागीरथी नाम से जानी जाती है। तब यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। तो ये चीज़ भी आप नोट करिएगा, जानी जाती है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए गंगा नदी किस प्रयाग से निकलती है, तो देव प्रयाग से निकलती है। भागीरथी देव प्रयाग जब अलकनंदा में, यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए देव प्रयाग, ये एक देव प्रयाग है। ये कौन सा है? देव प्रयाग है, देव प्रयाग, ये देव प्रयाग है। ये जो नदी आ रही है, ये नदी कौन सी आ रही है? भागीरथी नदी आ रही है। ये कौन सी नदी आ रही है? भागीरथी नदी आ रही है। और इस तरीके से जो ये नदी बह रही है, ये कौन सी है? अलकनंदा नदी है। ये कौन सी नदी बह रही है? अलकनंदा नदी बह रही है। अब यहाँ पर इस स्थान पर जो ये स्थान है, ये कौन सा है? ये देव प्रयाग है। और इसके बाद से जो नदी बहेगी, ये कौन सी हो जाएगी? ये गंगा नदी हो जाएगी। ये कौन सी नदी बहेगी? ये गंगा नदी बहेगी। तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसके बाद में अब एक चीज देखेंगे, ये गंगा नदी हो जाएगी। अगर गंगा नदी के अन्य नामों के बारे में जानेंगे कि गंगा नदी का अन्य नाम कौन कौन से हैं, यहाँ से इसके अन्य नाम के बारे में देखते हैं। अन्य नाम यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, अन्य नाम। अन्य नाम कौन कौन से हो जाएंगे? तो सर बताइएगा कि इसके अन्य नाम कौन कौन से हो जाएंगे। तो अन्य नाम हो जाएंगे भागीरथी, बता चुके हैं लेकिन आप फिर भी एक बार नोट कर लीजिएगा। भागीरथी, पद्मा, पद्मा इसका नाम कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा होगा। सुरसरी नदी, इसके बाद में देव नदी, देव नदी के बाद में आपका क्या आ जाएगा? जाह्नवी आ जाएगा, जाह्नवी। और इसके बाद में प्राणदायिनी, प्राणदायिनी, प्राणदायिनी इसका नाम हो जाएगा। ये चीज भी आप नोट करिएगा, प्राणदायिनी। प्राणदायिनी के बाद में आपका क्या नाम हो जाएगा? इसका मुख्यदायिनी, मुख्यदायिनी भी इसका नाम हो जाएगा। तो ये गंगा नदी के अन्य नाम हैं जिनको हमें पढ़ना होगा अच्छे से, मतलब इन्हें याद कर लेना होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। और अगर गंगा नदी की लंबाई की बात की जाए कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, ये पूछा जाए आपसे, तो बताइएगा गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वह कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है, जो दो देशों में बहती है, जो दो देशों में बहती है। कहाँ कहाँ पर? भारत में बहती है। किस स्थान पर बहती है? भारत में। और कहाँ पर बहती है? बांग्लादेश में बहती है। कहाँ पर बहती है? बांग्लादेश में बहती है। अगर पूछा जाए सर भारत में कितनी बहती है, तो भारत में 2510 किलोमीटर भारत में, और जबकि 15 किलोमीटर मात्र बांग्लादेश में नदी का बहाव है। नदी का बहाव है ये किसका? गंगा नदी का। अगर बांग्लादेश की बात कर ली जाए तो बांग्लादेश के बाद में ही संगम मुहाना पर बंगाल की खाड़ी में यह अपना मुहाना बना लेती है। तो इस प्रकार से बांग्लादेश में क्या हो जाता है? इसका संगम हो जाता है, संगम मुहाना हो जाता है। यहीं के बाद में बंगाल की खाड़ी में संगम मुहाना इसका होता है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ये चीज़ भी नोट कर लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी में। और इसके बाद में बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या रहता है? बांग्लादेश में अगर पूछा जाए इस नदी को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, ये जो दी गई है गंगा नदी दी गई है, ये गंगा नदी आपको दिख रही होगी। यहाँ पर हम एक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये गंगा नदी निकल रही है यहाँ से, किस स्थान से? इस स्थान से, गंगोत्री से, गंगोत्री से गंगा नदी निकल रही है। और ये क्या है? ये स्थान है जो, ये कौन सा स्थान है? ये यमुनोत्री है। ये कौन सा स्थान है? ये यमुनोत्री है। ये कौन सा स्थान है? ये यमुनोत्री है। यहाँ से गंगोत्री से गंगा नदी निकल रही है और इस स्थान पर हरिद्वार, हरिद्वार से ये क्या होती है?
हरिद्वार से सर्वप्रथम जो ये स्थान है गंगा नदी का, हरिद्वार से सर्वप्रथम इस स्थान पर, हरिद्वार है ये कौन सा स्थान है, हरिद्वार स्थान है। यहीं पर सर्वप्रथम मैदानी रूप में आती है। कौन से रूप में आती है, मैदानी रूप में आती है, ये चीज़ नोट करेंगे। इसके बाद में अगर पूछा जाए सर उत्तर प्रदेश में कहाँ से निवेश कर, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो ये जो स्थान है, ये स्थान, ये कौन सा स्थान मान लेंगे यहाँ पर, बिजनौर। कौन सा स्थान हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा। तो बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर गंगा नदी बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है। जो बलिया जिला है उत्तर प्रदेश का, जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है, तो बलिया जिला से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। और इसके बाद में बिहार के बाद में हल्का सा बॉर्डर टच करती है झारखंड में, और इसके बाद में झारखंड, और इसके बाद में पश्चिम बंगाल में जाते हुए बांग्लादेश में होते हुए अपना बंगाल की खाड़ी में मुहाना बना लेती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। यहीं पर उस चीज़ को नोट कर लेंगे एक बार, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। यहीं पर नोट करेंगे गंगा नदी के बारे में ही, गंगा नदी के बारे में ही नोट करेंगे। कुछ 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उनको नोट करेंगे, नोट करिएगा। मैदानी रूप में गंगा नदी सर्वप्रथम, मैदानी रूप में गंगा नदी सर्वप्रथम, मैदानी रूप में गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है, हरिद्वार से प्रारंभ होती है, हरिद्वार से प्रारंभ होती है। और यूपी के, और इसके बाद एक लाइन और बढ़ाइएगा इसको, यूपी के बिजनौर जिला से, कहाँ से, बिजनौर जिला से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पर, बिजनौर जिला से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये चीज़ नोट करेंगे आप, प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिला से प्रवेश करती है, तो बताइएगा सर बिजनौर जिला से प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में जो जिला बनाते हैं वह कितने बनाते हैं, उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर गुजरती है गंगा नदी, 28 जिलों से होकर। इसको यहाँ पर एक अलग पॉइंट में ही नोट कर लेंगे। गंगा नदी है यूपी के 28 जिलों से होकर गुजरती है, 28 जिलों से होकर गुजरती है। प्रवेश कहाँ से करती है, बिजनौर से करती है। सर इसका जब ये बाहर होती है तो किस, अंतिम जिला इसका कौन सा हुआ है, तो बलिया जिले से, अगला पॉइंट नोट करेंगे इसी में, बलिया जिले से होते हुए उत्तर प्रदेश का जो अंतिम जिला हो जाता है गंगा नदी के लिए, तो बलिया जिला से होते हुए किस राज्य में प्रवेश करती है, बिहार राज्य में प्रवेश करती है। बलिया जिला से होते हुए बिहार राज्य में प्रवेश करती है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हल्का सा बॉर्डर टच करती है किसके साथ, झारखंड में, बहुत ही कम जगह पर जाती है। तो इसके बारे में जब हम ज्योग्राफी क्लास लेंगे तब उसमें अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद में अगर हम बात कर लें जो गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सर, वैसे तो 28 जिले हैं, तो 28 जिलों के हिसाब से बहुत से शहर हो जाएंगे। और 28 जिलों को याद करना भी एक, मतलब 28 जिला याद करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपको 28 ज़िले नहीं याद करने हैं, आपको नॉर्मल कुछ ज़िले याद करने हैं। जैसे कि कौन कौन से ज़िले याद करने हैं, बिजनौर हो गया, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी, प्रयागराज, गाजीपुर, बुलंदशहर और बलिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट ज़िले हैं, इनको आपको याद करना होगा। इसके बाद में ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन सी नदी है, ये गंगा नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है। यहाँ पर वही ऊपर वाली चीज़ को एक बार फिर से समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। ये गंगा नदी है, ये कहाँ से निकल रही है, ये गंगोत्री से निकल रही है। किस जगह से निकल रही है, गंगोत्री से निकल रही है। और ये कौन सी नदी है, ये यमुनोत्री से निकल रही है। कौन सी, यमुना नदी है, यमुनोत्री से निकल रही है,
ये गंगोत्री से, ये यमुनोत्री से। इसके बाद में ये जब गंगोत्री से निकल कर आती है तो पहाड़ वाले स्थान पर, जो पहाड़ी स्थान है, पहाड़ी स्थान पर बहती है। लेकिन यहाँ पर एक स्थान पड़ता है, कौन सा स्थान पड़ता है, इसको नोट करिएगा, हरिद्वार। हरिद्वार नोट करिएगा। तो हरिद्वार में यह कैसे मैदानी रूप में प्रवेश करती है। हरिद्वार से कहाँ पर, हरिद्वार से मैदानी रूप में प्रवेश करती है। गंगा नदी मैदानी रूप में प्रवेश करती है, मैदान पर आती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा। इसके बाद में ये जो स्थान मान लीजिए बिजनौर है, ये कौन सा है, बिजनौर है, जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होगी। हालांकि जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी में जो गंगा हिमालय का प्रवाह तंत्र पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल से सभी चीज़ें जानेंगे। गंगा नदी के बारे में जब पढ़ेंगे तब डिटेल से इन चीज़ों को समझेंगे। फिलहाल में आपको देखिए ये 2 पॉइंट याद रखने होंगे। कौन कौन सा पॉइंट है कि मैदानी रूप में गंगा नदी सर्वप्रथम कहाँ से प्रवेश करती है, हरिद्वार में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला से आती है, बिजनौर जिला में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है और बलिया जिले, इसका अंतिम जिला है, बलिया जिले से होते हुए बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अब इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और नोट करेंगे यहीं पर। इसके बाद में हम रामगंगा नदी की ओर चलेंगे। तो इम्पॉर्टेंट 2-3 पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। 2-3 पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम डालेंगे गंगा नदी के किनारे स्थित शहर। गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे स्थित शहर। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट शहर आपको याद रखने होंगे, बाकी आपको नहीं याद रखना होगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट शहर याद रखने होंगे। जिसमें आप पहला शहर नोट करिएगा, कौन सा हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा, बिजनौर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा कौन सा हो जाएगा, मुजफ्फरनगर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर हो जाएगा। और इसके बाद में आपका कौन सा हो जाएगा, फर्रुखाबाद हो जाएगा। और औरंगजेब ने, आपको पता होगा, औरंगजेब पर फर्रुखाबाद में गंगा नदी के घाट पर और एक मुगल घाट का निर्माण कराया था, तो फर्रुखाबाद। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है कानपुर, कानपुर। और इसके साथ में यहाँ पर आप कन्नौज को भी लिख लीजिए, कन्नौज भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। कन्नौज यहाँ नोट करिएगा, कन्नौज। कन्नौज के बाद में आप नोट करिएगा कानपुर, कानपुर। वाराणसी, वाराणसी किसे और कौन सी नदियों के किनारे बसा हुआ है, वरुणा और अस्सी नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रयागराज भी नोट करिएगा, प्रयागराज में संगम होता है किसका, यमुना का संगम होता है गंगा के साथ में, तो प्रयागराज नोट करिए। इसके बाद में गाजीपुर, और कौन सा है, गाजीपुर है। इसके बाद में बुलंदशहर भी, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है, वहाँ पर गंगा नदी होकर बहती है, बुलंदशहर। इसके बाद में बलिया, और बलिया उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला है जहाँ पर गंगा नदी बहती है और इसके बाद में बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा नदी के किनारे स्थित शहर में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो गंगा नदी किनारे स्थित शहरों में उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है वह कौन सा है, कानपुर है। तो इसको नोट करिएगा, सबसे बड़ा शहर। यह कैसा है, सबसे बड़ा शहर है। तो इस चीज़ को नोट करिएगा, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर है सबसे बड़ा शहर। इसके बाद में यहाँ पर आपको 3 चीज़ें नोट करनी होगी, एक कानपुर हो गया और एक कौन सा हो गया, प्रयागराज हो गया। यहाँ पर नोट कर लीजिए, कानपुर, कानपुर, प्रयागराज, प्रयागराज, वाह हरिद्वार, वाह कौन सा हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा। तो ये जो 3 शहर हैं, ये जो 3 शहर हैं, हरिद्वार कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ये कहाँ पर है, गंगा नदी के दाएं स्थित हैं। कैसे स्थित हैं, दाईं ओर स्थित हैं। अगर पूछा जाए कि बाईं ओर स्थित कौन सा शहर है, बाईं ओर स्थित कौन सा शहर है, तो बताइएगा सर वाराणसी बाईं ओर स्थित शहर है। इसके बाद में प्रयागराज में,
प्रयागराज में क्या होता है आपको पता होगा, प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम होता है। क्या होता है? गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है। गंगा यमुना सरस्वती नदी है, तो इनका संगम होता है, इनका संगम होता है। और यहीं पर प्रयागराज में क्या होता है? कुंभ मेला लगाया जाता है। कौन सा मेला लगता है? कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है। तो ये चीज़ आप नोट करिएगा। इसके बाद में गंगा नदी के उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा नदी के उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, ये चीज़ नोट करेंगे। मैप नहीं लगाया, इसको ऐसे ही समझेंगे। उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां, उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां, उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां हो जाएंगी, बताइएगा सर। तो इसमें पहली नदी जो नोट करेंगे उसको लिखेंगे रामगंगा। पहली नदी कौन सी हो जाएगी? रामगंगा हो जाएगी। इसके बाद में गोमती नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गोमती नदी हो जाएगी। और घाघरा यानी सरयू नदी हो जाएगी, घाघरा नदी हो जाएगी। और राप्ती कौन सी नदी हो जाएगी? राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, जल्दी से बताइए, कौन सा शहर बसा हुआ है? गोरखपुर किसका संसदीय क्षेत्र है? माननीय मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। और कौन सी नदी हो जाएगी? कोसी नदी हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी? गंडक नदी हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इनको हमें याद करना होगा। तो गोमती जो नदी रामगंगा नदी है, यह कहाँ पर आकर गंगा नदी के साथ में मुहाना बनाती है, संगम या मुहाना बनाती है? तो ये कन्नौज में आकर संगम बनाती है, संगम मुहाना बनाती है। गोमती नदी कहाँ पर? गाजीपुर में। गोमती नदी कहाँ पर बनाती है? गाजीपुर में बनाती है। और इसके बाद में घाघरा नदी छपरा में मिलकर बनाती है। और राप्ती नदी की अगर बात की जाए तो देवरिया में मिलकर बनाती है संगम। इसके बाद में कोसी नदी भागलपुर में, जो कि बिहार का ही डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, वहाँ पर संगम मुहाना बनाती है। और गंडक बनाती है हाजीपुर में। कहाँ पर बनाती है? हाजीपुर में गंडक बनाती है। इसके बाद में दक्षिण वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। जो गंगा नदी की दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियाँ, तो आप डालेंगे दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियाँ, दक्षिण की ओर से। तो इसको हम नोट करेंगे दक्षिण की ओर से। तो जिसमें हम पहली नदी नोट करेंगे यमुना नदी। कौन सी नदी नोट करेंगे? यमुना नदी नोट करेंगे। सोन नदी नोट करेंगे। और कौन सी नोट करेंगे? तमसा नदी नोट करेंगे, तमसा। इसके बाद में कर्मनासा, और कर्मनासा के बाद में चंद्रप्रभा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? चंद्रप्रभा नदी हो जाएगी। तो ये नदियाँ दक्षिण की ओर से मिलती हैं। और भारत का सबसे लंबा जलमार्ग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग, बस इसके बाद में आपकी गंगा नदी की समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में हम रामगंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? तो लंबा जलमार्ग अगर पूछा जाए भारत का सबसे लंबा जलमार्ग, तो बताइएगा कि भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है वो कौन सा है? प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज से कौन सा हो जाएगा? हल्दिया हो जाएगा। और हल्दिया कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हल्दिया कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जो किस नदी पर है? यह अगर नदी पूछी जाए, नदी की किस नदी पर है, बताइएगा सर? गंगा नदी पर है। कहाँ पर है? गंगा नदी पर है। और इसकी अगर कुल लंबाई पूछी जाए, लेंथ पूछी जाए, तो लेंथ बताइएगा सर। इसकी लेंथ हो जाएगी 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक रहा था गंगा नदी के बारे में, और उत्तर प्रदेश की नदियों में गंगा नदी के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में हम रामगंगा नदी, सरयू नदी, इन सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे कि राज्य में गंडक नदी के बारे में, शारदा नदी के बारे में, इन सभी नदियों के बाद में हम गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर आपको 3 लेक्चर में ये पूरा टॉपिक आपको कवर करा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। आज का टॉपिक कैसा लगा आपको, ये हमें अपनी राय जरूर बताएं, चैट बॉक्स में जरूर बताएं राय। और इसके बाद में अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर आपको थंबनेल में दिया गया होगा, और अगर नहीं दिख पा रहा है तो नोट करिएगा 79054074
7400। तो इस पर आप कांटेक्ट करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम है। बाकी हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स इनके बनाए जाते हैं, कंटिन्यू बनाए जा रहे हैं, तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलते जाएंगे। बाकी क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे। अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में हम जो हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली अन्य नदियां हैं, जैसे कि कौन कौन सी, रामगंगा, सरयू नदी हो गई, काली नदी हो गई, गंडक नदी हो गई, इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। इसके बाद में हम गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां जैसे गोमती, बरोड़ा, पांडो, ईशन नदी, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद में अंततः हम पढ़ेंगे दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां। और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम झीलों और आर्द्र भूमि के बारे में समझेंगे। हालांकि आर्द्र भूमि हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जो भी बचे हुए पॉइंट हैं उनको हम समझ लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।